हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और स्क्रीम सीरीज में आज आप देखने वाले इसका सेकंड पार्ट। इसका टाइटल है स्क्रीम 2 और ये मूवी आई थी 1997 में, यानी कि फर्स्ट पार्ट के एक साल बाद ही। इसे डायरेक्ट किया है वेस क्रेवन ने और इसके राइटर है केविन विलियमसन, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट लिखा था। यानी कि ये फिल्म भी बहुत ज़्यादा क्लेवर होने वाली है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। इस फिल्म में भी हम बहुत कुछ देखने वाले हैं, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा और साथ में एक कंट्रोवर्सी भी जो इस फिल्म के साथ हो गई थी। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म स्टार्ट होती है फर्स्ट पार्ट के इवेंट्स के एक साल बाद। वो मर्डर्स इतने ज़्यादा फेमस हुए थे कि उनके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है, जिसका नाम है स्टैब। अब आपको बता दूं कि जितनी पॉपुलर स्क्रीम फ्रेंचाइज है, उतनी ही पॉपुलर स्टैब फ्रेंचाइज भी है, जबकि ये असली मूवीज है भी नहीं। ये सिर्फ एक मूवी के अंदर एक मूवी है। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि स्टैब कोई असली फिल्म है, लेकिन ये नहीं है। हम देखते हैं तो कॉलेज सीनियर्स फिल और मॉरिन को, जो कि स्टैब का स्नीक प्रीव्यू देखने थिएटर में जा रहे हैं। आपको याद होगा कि सिडनी की मॉम का नाम भी मॉरिन था। अब मॉरिन को हॉरर मूवी पसंद नहीं। उसका कहना है कि इन मूवीज में ब्लैक लोगों को शामिल नहीं किया जाता, ये सिर्फ वाइट लोगों को दिखाती हैं। इस वक्त हम सब एक हॉरर मूवी देख रहे हैं और ये दोनों इस मूवी में हैं। बाकी आप खुद ही समझ जाओ कि कितनी क्लेवर राइटिंग है। अब स्टैब फिल्म का विलन भी घोस्टफेस ही है, इसलिए जो भी इस प्रीमियर में जा रहा है उसे घोस्टफेस कॉस्ट्यूम दी जा रही है, जिस वजह से पूरा थिएटर घोस्टफेस से भरा पड़ा है। फिल्म स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं कि मूवी बेस्ड है गेल वेदर्स की बुक द वुड्सबोरो मर्डर्स पर। गेल को तो आप भूले नहीं होंगे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन मर्डर्स के ऊपर गेल ने एक बुक लिख दी है, जो कि इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी है कि उसके ऊपर फिल्म बन रही हैं। अब क्योंकि इस बुक में फर्स्ट पार्ट के इवेंट्स हैं, इसलिए स्टैब में भी सेम वही इवेंट्स दिखाए जा रहे हैं। यानी कि केसी को घोस्टफेस की कॉल आती है और वो उसके साथ गेम खेलता है। सेकंड पार्ट में हम फर्स्ट पार्ट की नकल देख रहे हैं और साथ में ऑडियंस का रिएक्शन भी। लाइक हाउ क्रेजी इज दिस, स्मार्टनेस लेवल ओवर 9000। यहाँ फिल वॉशरूम में जाता है और वहाँ भी घोस्टफेस भरे पड़े थे, लेकिन वहाँ एक घोस्टफेस सच में फिल को मार देता है। इसके बाद वो चुपचाप जाकर मॉरिन के पास बैठ जाता है। मॉरिन सोचती है कि वो फिल है। वहां पर केसी को स्टैब किया जा रहा था और यहाँ वो मॉरिन को स्टैब कर रहा था। इस एटमॉस्फेयर में किसी को भी पता नहीं चलता कि उसे सच में स्टैब किया जा रहा है। सब यही सोच रहे थे कि ये फिल्म की प्रमोशन के लिए है। मॉरिन मर जाती है और घोस्टफेस हजारों घोस्टफेस के बीच में गायब हो जाता है। ये था इस मूवी का इंट्रो, और इंट्रोस के मामले में स्क्रीन फ्रेंचाइज का जवाब नहीं। इसके बाद हम देखते हैं सिडनी को, जिसके पास एक कॉल आती है और कॉल पर कोई सिडनी से उसकी फेवरेट स्कैरी मूवी पूछता है। यहाँ पर सिडनी को डरना चाहिए था, लेकिन उसके पास कॉलर आईडी थी। उसे पता था कि कॉल कौन कर रहा है। अब क्योंकि उसकी लाइफ पर एक मूवी बन चुकी है, इसलिए फोन कॉल साम थे, वो उनकी ज्यादा परवाह नहीं करती। अब सिडनी पढ़ती है विंडसर कॉलेज में, वही कॉलेज जहाँ फिल और मॉरिन भी पढ़ते थे। यहाँ हम उसकी नई बेस्ट फ्रेंड हेली को देखते हैं, जो उसी के साथ रूम शेयर करती है। और हेली के पास हम फ्रेडी क्रूगर के कपड़े भी देख सकते हैं। वो दोनों न्यूज देख रहे थे और उन्हें पता चलता है कि कल रात उनके कॉलेज के 2 सीनियर्स का मर्डर हो चुका है। ये न्यूज सुनते ही सिडनी अलर्ट हो जाती है। टाउन में नया किलर जो आ चुका था। इधर हम पहुंच जाते हैं फिल्म थ्योरी क्लासेस में, जहां पर बहस चल रही थी कि ये मर्डर्स मूवी से इंस्पायर्ड हैं, जबकि वो मूवी खुद मर्डर से इंस्पायर्ड थी। यहाँ बहुत तगड़ी बहस चल रही थी और इस बहस के बीच कदम रखता है हमारा रैंडी, जो खुद उन मर्डर्स का विक्टिम है। वो कहता है कि लाइफ है और लाइफ किसी की नकल नहीं करती, लेकिन उसकी बात से बहुत कम लोग ही सहमत थे। सबको लग रहा था कि कोई रियल लाइफ सीक्वल बना रहा है, यानी कि स्टैब 2। यहाँ रैंडी कहता है कि सीक्वल कोई क्यों बनाएगा, सीक्वल्स बेकार होते हैं, और ये बात वो एक सीक्वल में ही कह रहा है। उसके इस बयान के बाद वहाँ नई बहस छिड़ जाती है कि सीक्वल्स भी अच्छे होते हैं। यहाँ ढेर सारे सीक्वल्स का रेफरेंस दिया जाता है, जैसे कि एलियन, टर्मिनेटर 2, द गॉडफादर पार्ट 2, और ये सारे सीक्वल्स बेस्ट हैं। यहाँ तक कि जो सीक्वल अभी हम देख रहे हैं, ये भी इसी लिस्ट में आता है। यहाँ रैंडी से मिलने आते हैं सिडनी, क्योंकि इसे लग रहा था कि ये मर्डर से एक सिग्नल है कि अगली बारी उनकी है, लेकिन रैंडी को ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। ये हम सिडनी के नए बॉयफ्रेंड डेरेक को देखते हैं। वो आता है और सिडनी को ले जाता है। रैंडी बेचारा देखता रह जाता है, उसके मन में लेदरफेस वाला डायलॉग चल रहा होगा। यहाँ हम गेल को भी देखते हैं, जो कि अब एक सेलिब्रिटी बन चुकी है, फिर भी वो रिपोर्टिंग कर रही है। अब उसके पास एक नया कैमरामैन है जिसका नाम है जोएल। अब छोटे मोटे जर्नलिस्ट गेल के फैन बन चुके हैं, उन्हीं में से एक है डेबी सॉल्ट। गेल को डेबी की शक्ल जानी पहचानी लगती है, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो ध्यान दे। उसके टाउन में दोबारा मर्डर्स हुए हैं, यानी कि अब उसके पास एक नई स्टोरी है कवर करने के लिए।
वो पुलिस चीफ लुइस हार्डली से सवाल जवाब करती है और तभी वहाँ सिडनी भी पहुँच जाती है। ये हम डेरेक के फ्रेंड मिकी को भी देख पाते हैं। अब तक हमने कई सारे कैरेक्टर्स को देख लिया, लेकिन एक आदमी की कमी अभी भी रह गई है, वो है ड्यूई। और इस कमी को पूरा करने के लिए वो भी वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखकर सिडनी तो बहुत खुश थी। ड्यूई जिंदा तो बच गया था, लेकिन अभी वो पार्शली हैंडीकैप्ड है। ड्यूई के बाद गेल भी सिडनी से मिलने आती है, लेकिन वो भी सुधरी नहीं। अपने साथ वो लाई थी कॉटन वीरी को, जो कि सिडनी की मॉम के मर्डर के केस में अंदर था। अब ये साबित हो चुका है कि मर्डर उसने नहीं किया था, लेकिन अभी भी लोग उससे डरते हैं। अब क्योंकि सिडनी की वजह से कॉटन को इतनी परेशानी उठानी पड़ी, इसलिए वो चाहता है कि सिडनी उसके साथ एक लाइव इंटरव्यू करे ताकि उसकी इमेज साफ हो सके और उसे थोड़ा बहुत फेम भी मिल जाए। लेकिन सिडनी इसके लिए राजी नहीं है। गेल इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठा रही थी, जो कि उसकी आदत है, और ये आदत हमेशा उसे महंगी पड़ती है। यहाँ सिडनी एक बार फिर से उसे पंच कर देती है। साल बदला है, लेकिन गेल के हाल नहीं बदले। गेल ड्यूई से भी मिलती है, और आपको एक बात बता दूं कि गेल ड्यूई को फर्स्ट पार्ट से ही पसंद करती थी, लेकिन ड्यूई से ज्यादा भाव नहीं देता। खैर उस रात सिडनी हेली के साथ एक पार्टी में जाती है, और उस पार्टी में पूरा कॉलेज था। यहाँ बैकग्राउंड में हम मैथ्यू लिलियर्ड को भी देख सकते हैं, जिन्होंने पिछले पार्ट में स्टू का रोल किया था। हम देखते हैं सीसी को, जो कि उस पार्टी में नहीं गई। वो घर पर आराम से टीवी देख रही थी, और उसके टीवी पर नोस्फेराटू चल रही है, जो कि सबसे पहली वैम्पायर फिल्म है। सीसी के पास एक स्ट्रेंजर की कॉल आती है, और आप जानते हो कि वो स्ट्रेंजर कौन है। वो उस घर में ही था, और वो सीसी के ऊपर अटैक कर देता है। उससे बचने के लिए वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागती है, बिल्कुल जैसे फर्स्ट पार्ट में सिडनी भागी थी। लेकिन उसकी किस्मत सिडनी जितनी अच्छी नहीं है, क्योंकि घोस्टफेस उसे पकड़ लेता है। वो उसे स्टैब करता है और थर्ड फ्लोर से नीचे फेंक देता है। वहां पर पुलिस पहुंच जाती है, और पुलिस को देखकर पार्टी वाले सभी स्टूडेंट्स वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि पार्टी सामने ही हो रही थी। वहां पर गेल पहुंचती है, ड्यूई पहुंचता है, और उन्हें पता था कि ये सब सच में दोबारा हो रहा है। सिडनी को भी ये बात पता थी। वो उस पार्टी वाले घर में से अपनी जैकेट लेने जाती है, और तभी वहां का फोन बजने लगता है। सिडनी फोन उठाती है, और फोन पर घोस्टफेस ही था। वो कहता है कि शो टाइम है। ये कहते वो सिडनी के सामने प्रकट हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद ये डेरिक है, लेकिन डेरिक तो घर के बाहर खड़ा है। किसी तरह सिडनी अपनी जान बचाती है। इतने में डेरिक पीछे के दरवाजे से अंदर आता है और घोस्टफेस से भिड़ जाता है। उसके पीछे पीछे ड्यूई भी वहां पहुंच चुका था। वो देखता है कि घोस्टफेस तो वहां पर नहीं था, लेकिन डेरिक को उसने स्टैब कर दिया था। अब सिडनी को एहसास हो रहा था कि फिर से उसके करीबी लोग मर रहे हैं। डेरिक भी मर सकता था, लेकिन उसे कोई सीरियस डैमेज नहीं हुआ। यही वजह है कि सिडनी को उसके ऊपर भी शक हो रहा था, क्योंकि ये उसके लिए कोई नई बात नहीं है। पहले भी उसका बॉयफ्रेंड उसे मारने की कोशिश कर चुका है, इसलिए अब उसे सावधानी बरतनी होगी। वो डेरिक को खुद से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि इसमें उन दोनों की भलाई थी। उधर ड्यूई और एंडी फाइंड आउट कर रहे थे कि किलर कौन हो सकता है। यहाँ वो हर किसी को सस्पेक्ट मानते हैं, यहाँ तक कि खुद को भी। रैंडी ड्यूई को सीक्वल्स के कुछ रूल्स बताता है, जो ये है कि किल काउंट फर्स्ट पार्ट से ज्यादा होगा, साथ ही किल्स भी और ज्यादा ब्रूटल होंगी, और ये सब हम देख ही रहे हैं। वो दोनों ये सब डिस्कस करने के लिए जाते हैं गेल के पास, क्योंकि वो तीनों ही सर्वाइवर हैं। यहाँ पर गेल स्मोक कर रही है। ड्यूई कहता है कि गेल कब से स्मोक करने लगी। जवाब में रैंडी कहता है कि जब से उसकी न्यूड पिक्स इंटरनेट पर वायरल हुई थी। ये बहुत स्मार्ट रेफरेंस है। इस मूवी के आने से पहले कॉर्टनी कॉक्स की फेक पिक्चर्स सच में इंटरनेट पर वायरल हो गई थी। यहाँ वो सबको जवाब भी देती है कि उन पिक्चर्स में सिर्फ फेस ही उनका था, बाकी बॉडी जेनिफर एनिस्टन की थी। उन तीनों की कन्वर्सेशन के बीच जोल वहां से उठकर चला जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि गेल के पिछले कैमरामैन के साथ क्या हुआ था। आपको भी याद ही होगा। अब जैसे ही वो वहां से जाता है, उनके पास एक कॉल आती है, और वो घोस्टफेस की थी। वो उन तीनों को कहीं से देख पा रहा था। अब यही मौका है उसे रंगे हाथ पकड़ने का। रैंडी उसे फोन पे बिजी रखता है, और गेल और ड्यूई चारों तरफ उसे ढूंढते हैं। उन्हें बस एक आदमी को ढूंढना था जो कि फोन पर बात कर रहा हो। मुश्किल काम रैंडी का था। उसे घोस्टफेस को फोन पर बिजी रखना था, और गैस करो कि इसके लिए वो क्या बात छेड़ता है। वो घोस्टफेस से उसकी फेवरेट स्कैरी मूवी पूछता है। स्मार्ट। उधर गेल और ड्यूई गलत आदमी को पकड़ लेते हैं, क्योंकि असली घोस्टफेस तो गेल की न्यूज वैन में छुपा था। वो रैंडी को वैन में खींचता है, और उसे मारकर चुपचाप वहां से चला जाता है। अपने कपड़े भी वहीं पर छोड़ गया था। यह हमें अपने काम के बंदे को अलविदा कहना होगा। उधर सिडनी लाइब्रेरी में कंप्यूटर पर कुछ कर रही थी, तभी उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि आज रात तुम मरने वाली हो। यहाँ घोस्टफेस ने उसे डेडलाइन दे दी है। अब इस टेंस माहौल के बीच वहां पहुंच जाता है कॉटन वीरी। उसे चाहिए था लाइव इंटरव्यू, जिसके लिए सिडनी तैयार नहीं थी। कॉटन बहुत ज्यादा डेस्परेट था, और उसकी डेस्परेशन देखकर सिडनी को शक हो रहा था कि कहीं वो घोस्टफेस तो नहीं, क्योंकि उसके पास कई सारे रीजंस भी है सिडनी को मारने के। कॉटन को भी कस्टडी में ले लिया जाता है।
उससे पूछताछ होती है लेकिन उसके खिलाफ कुछ भी नहीं था, इसलिए वो उसे जाने देते हैं। अब तक सिडनी को रैंडी के बारे में पता चल चुका था और वो बहुत ज्यादा दुखी थी। यहाँ चीफ हार्डली डिसाइड करता है कि सिडनी को वो एक सेफ जगह पर लेकर जाएंगे क्योंकि आज रात उसकी जान को खतरा है। रैंडी की डेथ से गेल भी बहुत ज्यादा दुखी थी। वो किलर को पकड़ना चाहती थी। वो अपना दिमाग लगाती है और उसे एक आइडिया आता है। रैंडी के मर्डर से कुछ देर पहले ही जोल वहां पर रिकॉर्डिंग कर रहा था और वो सारी फुटेज गेल के पास ही है। गेल उस फुटेज को चेक करना चाहती है क्योंकि उसे पता है कि किलर हमेशा उनके आसपास ही होता है। उस फुटेज से उन्हें कोई क्लू मिल सकता है। डूई को भी उसका आइडिया पसंद आया था। वो दोनों फिल्म स्कूल में जाते हैं उस फुटेज को चेक करने के लिए। वो फुटेज में घोस्टफेस को ढूंढ रहे थे और तभी घोस्टफेस वहां सच में पहुंच जाता है। यह काफी देर तक चेस चलता है लेकिन आखिर में घोस्टफेस डूई को स्टैब कर देता है और गेल ये सब देख रही थी लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। उधर सिडनी को दो बॉडीगार्ड्स लेकर जा रहे थे एक सेफ प्लेस पर और उसके साथ हेली भी जा रही थी। डेरेक उसे बाय बोलता है और वो सब वहां से चल देते हैं। रास्ते में उन्हें एक रेड लाइट पर रुकना पड़ता है और तभी घोस्टफेस उन पर अटैक कर देता है। वो उन बॉडीगार्ड्स को मार देता है और कार को ड्राइव करके सिडनी को अपने साथ ले जाने लगता है लेकिन थोड़े आगे जाते ही वो कार क्रैश हो जाती है। घोस्टफेस अनकॉन्शियस था। सिडनी और हेली दोनों उसी के ऊपर से होकर कार से बाहर निकलते हैं। अब वो दोनों वहां से बचकर भाग सकते थे लेकिन सिडनी को देखना था कि उस मास्क के पीछे कौन है। वो वापस जाती है और देखती है कि घोस्टफेस वहां पर था ही नहीं क्योंकि वो तो उनके पीछे था। सिडनी के सामने वो हेली को मार देता है और सिडनी अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। उधर गेल चुपचाप वहां से बाहर निकल रही थी तो अभी उसके सामने आ जाता है कॉटन और उसके हाथों पर खून लगा था। वो कहता है कि उसे डूई मिला और वो उसकी हेल्प कर रहा था लेकिन गेल समझ चुकी थी कि वही किलर है। वो वहां से भाग जाती है और बाहर ही उसे मिलती है डेबी सॉल्ट। उसके फोन से वो पुलिस को कॉल करती है और बता देती है कि कॉटन ही किलर है। इधर भागते हुए सिडनी पहुंचती है कॉलेज के ऑडिटोरियम में और वहां पर डायरेक्ट उसे क्रॉस से बंधा मिलता है। वो जल्दी से उसे अनटाई करने लगती है लेकिन तभी वहां घोस्टफेस पहुंच जाता है। यहाँ पर वो अपना मास्क हटाता है और हम देखते हैं कि वो मिकी है, डेरेक का बेस्ट फ्रेंड। यहाँ मिकी सिडनी से कहता है कि वो अकेला नहीं है। इस समय डेरेक भी उसके साथ है जबकि डेरेक इस बात से इनकार कर रहा था। अब सिडनी की फिर से वही हालत हो जाती है जो पिछले पार्ट में हुई थी। तभी मिकी डेरेक को मार देता है। यानी कि डेरेक सच में उसका पार्टनर नहीं था और सिडनी को भी बहुत गिल्ट हो रहा था क्योंकि वो भी शुरू से डेरेक पर शक कर रही थी। अब मिकी उसे बताता है कि मर्डर्स करके वो अरेस्ट होना चाहता है ताकि कोर्ट में वो ये कह सके कि वो मूवीज से इंस्पायर हुआ। मूवीज और किलर्स वाले डिबेट को उसने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। डिबेट में उसकी चली नहीं तो वो रियल लाइफ में अपनी चलाना चाह रहा है लेकिन चलने वाली उसकी यहाँ भी नहीं। मिकी कहता है कि उसका सच में एक पार्टनर है और यहाँ वो पार्टनर रिवील होता है। गेल नहीं, उसके पीछे आ रही डेबी सॉल्ट। अब डेबी ये सब क्यों करेगी? क्योंकि वो बिली की मॉम है। सिडनी उसे देखते ही पहचान लेती है। ये तो सच में एक बड़ा ट्विस्ट है। पूरी फिल्म में जिसे हम नोबडी समझ रहे थे असल में मेन रोल उसी का था। तभी गेल को फेमिलियर लग रही थी। उसने बहुत सारा वजन घटाया और वो अपना नाम बदल कर यहाँ आई है सिर्फ अपने बेटे की मौत का बदला लेने। ये बात अलग है कि उसका बेटा साइको था और साइको बना भी वो उसी की वजह से था। यहाँ में पता चल गया कि मेन किलर मिसेस लूमिस है। मिकी को वो केस के हिसाब से पैसे दे रही थी और अब उसका काम खत्म हो गया है इसलिए वो उसे गोली मार देती है। मरते मरते मिकी भी गोली चला देता है और वो सीधा जाकर लगती है गेल को। अब दोनों मेन कैरेक्टर आमने सामने थे। अपने बेटे की तरह मिसेस लूमिस ने भी सब कुछ प्लान किया हुआ था लेकिन आपको पता ही है कि इसका क्लाइमेक्स इतनी जल्दी एंड नहीं होने वाला। यहाँ सिडनी उसका सामना करती है लेकिन उसे टक्कर नहीं दे पाती। अब बस वो मरने ही वाली थी लेकिन तभी वहां पहुंच जाता है कॉटन। आया तो वो सिडनी को बचाने के लिए था लेकिन मिसेस लूमिस उसे अपनी बातों में फंसाने लगती है। सिडनी और उसकी फैमिली की वजह से कॉटन की लाइफ खराब हुई। उसे जेल काटनी पड़ी और बदले में सिडनी ने उससे माफी तक नहीं मांगी। अब अगर सिडनी मारी जाएगी तो इसमें कॉटन का भी फायदा है क्योंकि फिर वही मेन कैरेक्टर बचेगा और सारी स्पॉटलाइट उससे मिलेगी। ये उसके लिए एक अच्छा ऑफर था लेकिन तभी सिडनी उसके लाइव इंटरव्यू के लिए हाँ कर देती है और उसके हाँ करते ही कॉटन मिसेस लूमिस को शूट कर देता है। यहाँ किलर मारा गया। अब बचे हैं सिडनी, कॉटन और गेल भी। अब आपको हॉरर मूवी का वो रूल तो याद ही होगा जिसमें किलर आखिरी बार उठता है सिर्फ मरने के लिए। यहाँ भी किलर उठता है लेकिन मिसेस लूमिस नहीं, उसके बजाय मिकी उठता है और इस बार सिडनी के साथ साथ गेल भी तैयार थी। वो दोनों से भून देते हैं और जस्ट मेक श्योर करने के लिए सिडनी मिसेस लूमिस को भी हेडशॉट दे देती है ताकि वो उन्हें हार्ट अटैक ना दे। अब ये तीनों बच चुके हैं और साथ ही ड्यू की भी सांसें चल रही हैं। यहाँ मीडिया फिर से सिडनी को घेर लेती है लेकिन सिडनी उन्हें कहती है कि उन्हें कॉटन ने बचाया। यहाँ कॉटन हीरो बन गया जिसके लिए वो ना जाने कब से तड़प रहा था।
कुछ इस तरह यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये फिल्म भी पिछले पार्ट की तरह मास्टरपीस है। इसकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं आई। इसमें भी कई सारे रेफरेंसेस और हद से ज़्यादा जोक्स थे, इसलिए ये पार्ट भी पिछले पार्ट की तरह खास है। ज़्यादातर लोगों को फर्स्ट पार्ट से ज़्यादा ये पसंद है, जिनमें मैं भी हूँ, क्योंकि इसमें राइटिंग और भी ज़्यादा क्लेवर थी और इसमें ट्विस्ट भी कई सारे थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद हमारा शक बदल रहा था। अब अगर बात करें घोस्टफेस की, तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि घोस्टफेस कोई इंडिविजुअल नहीं है, वो सिर्फ एक आइडेंटिटी है। कोई भी इस कॉस्ट्यूम को पहनकर घोस्टफेस बन जाता है। और यही बात खास है, क्योंकि कॉस्ट्यूम के बिना एक नॉर्मल इंसान होता है, लेकिन कॉस्ट्यूम में वो नकली चेहरा लगाकर अपना असली चेहरा दिखाता है। यही बात घोस्टफेस को सबसे अलग करती है, क्योंकि हर एक मूवी में हमारे सामने एक मिस्ट्री होगी कि असल में घोस्टफेस है कौन। और घोस्टफेस कोई सुपरनैचुरल कैरेक्टर नहीं है, वो एकदम रियल है। उसे गोली मारोगे तो उसे लगेगी, उसके मुंह पे फोन मारोगे तो भी लगेगा। तो आई होप यहाँ आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $24 मिलियन और इसने बिजनेस किया था $172.4 मिलियन का, जो कि इंप्रेसिव है। ओपनिंग वीक में इसने 101 मिलियन कमा लिए थे। ये और स्क्रीम दोनों ही 1997 की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म में शामिल थी। स्क्रीम 20 दिसंबर 1996 को रिलीज हुई थी, इसलिए उसने ज्यादातर कमाई अगले साल में की थी। ओरिजिनली ये फिल्म टुमारो नेवर डाइज और टाइटैनिक जैसी ब्लॉकबस्टर के साथ रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में डेट शिफ्ट करनी पड़ी। इसे नहीं, उन दोनों मूवीज को। अब आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि इस फिल्म का कितना क्रेज था। आज स्क्रीम 5 के लिए भी उतना ही क्रेज है। इसके राइटर केविन विलियमसन ने एक सीन के स्क्रीन प्ले में सिर्फ ये लिखा था कि वेस क्रेवन इसे अपने आप स्केरी बना लेंगे। जब केविन स्क्रीम की स्टोरी लिख रहे थे, तब इस उनके दिमाग में सीक्वल का आइडिया चल रहा था। स्क्रीम को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, इसलिए उसके रिलीज के सिर्फ 6 महीने बाद ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी गई और स्क्रीम का 1 साल पूरा होने से पहले इसे रिलीज भी कर दिया गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस हफ्ते स्क्रीम थिएटर्स में लगी थी, उसी हफ्ते में केविन ने सेकंड पार्ट की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी थी। इस फिल्म के कास्ट को कोई आइडिया नहीं था कि फिल्म में विलन कौन है। उन्हें स्क्रिप्ट के आखिरी 10 पन्ने नहीं दिए गए ताकि वो क्लाइमेक्स गेस ना कर पाए और किलर भी रिवील ना हो। ये इसलिए किया जा रहा था क्योंकि फिल्म की स्क्रिप्ट के पहले 4 पेजेस इंटरनेट पर लीक हो गए थे, जिसमें दोनों किलर्स की डिटेल भी थी। अब जनता सब कुछ जान चुकी थी, तो मूवी देखने कौन जाता। मूवी फ्लॉप होने वाली थी, लेकिन पैसा इस पे पूरा लगा था। तब केविन को मजबूरन इसे दोबारा लिखना पड़ा। यानी कि फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन स्क्रिप्ट तैयार नहीं थी। केविन ने कई सारे ट्विस्ट ऐड किए और ज़्यादातर स्टोरी बदल दी, जिसमें किलर भी शामिल है। कई सीन्स तो उन्होंने शूटिंग के टाइम पर ही लिखे और इस फिल्म में हार्डवर्क साफ दिखता है। इस फिल्म की स्क्रिप्ट लीक होना एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी। वो वन ऑफ द फर्स्ट मेजर फिल्म लीक थी, लेकिन केविन ने सब संभाल लिया। अब आप सब क्यूरियस होंगे ये जानने के लिए कि असली किलर कौन था। ये सस्पेंस मैं तोड़ देता हूँ। असली किलर होने वाले थे डेरेक, हेली और मिसेस लूमिस। जी हाँ, 3 घोस्टफेस। मिसेस लूमिस डेरेक और हेली को शूट कर देती और कॉटन उसे स्टैब कर देता। बाद में कॉटन गेल को भी स्टैब कर देता और पहले गेल का कैमरामैन रैंडी होने वाला था। तब शायद वो बेचारा बच जाता और उसमें गेल और सिडनी का पंच वाला सीन भी नहीं था। पहले जोएल भी मरने वाला था। ओरिजिनली यहाँ ही फ्रेंचाइज एंड हो जाती। कॉटन और सिडनी भी एक दूसरे को स्टैब कर देते और ये सब यहीं खत्म हो जाता। वो स्क्रिप्ट आज भी इंटरनेट पर अवेलेबल है। इस फिल्म के लिए कई सारे नाम सोचे गए थे, जैसे कि स्क्रीम अगेन, स्क्रीम लाउडर और स्क्रीम द सीक्वल, और यही बेस्ट था। इस फिल्म के ज़्यादातर एक्टर्स फिल्म की शूटिंग के टाइम पर अपनी खुद की टीवी सीरीज में बिजी थे, जैसे कि नेव कैम्पबेल, कॉर्नी कॉक्स, सारा मिशेल गैलर और जेरी कॉनेल। सारा बिजी थी बफी द वैम्पायर स्लेयर में, और तभी उन्होंने केविन की लिखी हुई आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर भी खत्म की थी। इस फिल्म का हिस्सा वो सिर्फ इसलिए बनी क्योंकि स्क्रीम एक हिट साबित हुई थी और 3rd फ्लोर से गिरने वाला स्टंट उन्होंने खुद परफॉर्म किया था। इस फिल्म में दिखाई गई स्टैब मूवी के सीन्स को रॉबर्ट रॉड्रिगस ने डायरेक्ट किया था, जो एक कमाल के डायरेक्टर हैं। चीफ हार्डली रियल लाइफ में डुई यानी कि डेविड आर्केट के डैड थे और गेल यानी कि कॉर्नी कॉक्स के फादर इन लॉ। 2001 में उनकी डेथ हो गई थी। डेविड और कॉर्नी ने 1999 में शादी की और 2013 में उनका डिवोर्स हो गया। इस फ्रेंचाइज की वजह से वो मिले थे और अब 2022 में वो हमें फिर से एक साथ नजर आएंगे स्क्रीम 5 में। इस फिल्म के एंड में अपने कैंपस का बेल टावर देखा। ओरिजिनली वहां पर हमें घोस्टफेस दिखने वाला था, जो कि वहां से सबको देख रहा होता। वो घोस्टफेस स्क्रीम 3 का किलर होता। टोबी मैगिरी को मिकी का रोल ऑफर हुआ था। तो ये थे इस फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो इसे एक लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।